कि डिफरेंट रेस्पेक्ट पॉइंट से तुम्हारी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। तो इसी तरीके से जो मोशन होता है, अब अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक गिवन पॉइंट से कितना दूर है, इसमें उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो वो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, बस ये चेक किया जाता है। अगर मान लो कि जिस रेफरेंस पॉइंट को तुमने लिया है और जिस ऑब्जेक्ट को तुम उसका पोजीशन, जिस रेफरेंस पॉइंट से तुमने जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करी है, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये रेफरेंस पॉइंट दोनों साथ में चलते रहे, मूव करते रहे, ये दोनों क्या करते रहे, साथ में चलते रहे, तो ये फिर मूवमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिर तो इस पॉइंट के रेफरेंस में इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, वो तो 10 किलोमीटर ही है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो मोशन में नहीं है। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ पोजीशन चेंज होने से ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मोशन में है कि नहीं। बस हम उसे जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से चेक कर रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट में कोई चीज कभी स्टेशनरी होती है तो कभी क्या होती है, मोशन में होती है। 9th के साइंस के पहले चैप्टर मोशन को आज हम लोग इस वीडियो में वन शॉट में कवर करने वाले हैं। लेकिन यहां पर हम लोग स्टेट चेक करना चाहते हैं ऑन द रेस्पेक्ट विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि उसकी स्टेट क्या है। अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो वहां पर हम कह देंगे कि वो मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट अपना मोशन में है। ऑब्जेक्ट्स की फिजिक्स में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लिखा है, तुम खुद देख लो। वेक्टर प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनमें डायरेक्शन भी होती है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम लोगों को पढ़ना है। अब बेसिकली हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन को चेक कर रहे हैं। जब स्ट्रेट लाइन मोशन को कर रहे हैं तो वहां पर वेलोसिटी और स्पीड लगभग सेम ही होती है, तो हम लोग यहां पर मेनली वेलोसिटीज के बारे में ही आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्पीड के बारे में नहीं, वेलोसिटी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना इस बात को अपने दिमाग में, ठीक है। अब देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो मूव कर रहा है तो वो या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता है कि जो स्पीड होगी, या फिर वेलोसिटी की बात करते हैं, जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हो सकता है बढ़ रही हो या फिर वो वेलोसिटी हो सकता है घट रही हो। तो वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसका जो रेट पता करते हैं ना, उसे बोला जाता है एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है एक्सीलरेशन इन वेलोसिटी। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहेंगे, अगर घट रही है तो निगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। और एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या है, तुम्हारी वेक्टर है, और वेलोसिटी का रेट ले रहे हैं तो एक्सीलरेशन निकल रहा है। इसका मतलब है एक्सीलरेशन भी आपका क्या होगा बेटा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं एक्सीलरेशन विच इज अ मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब कोई एक, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पहले चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 15 मिनट के अंदर उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इस 15 मिनट के अंदर ये जो 15 मिनट का टाइम लगा है, इस 15 मिनट में वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, वही जो रेट होता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं क्या, आपका एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ए अगर निकाला जाए यहां पर तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन होगा, पहले 15 था तो फाइनल वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर अपॉन टाइम कितना लगा, 15 मिनट लगा, ठीक है। तो एक बात अब यहां पे ध्यान रखो, देखो एक्सीलरेशन अगर आपको निकालना है तो यहां पर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है। क्या ध्यान रखेंगे कि ए निकाल रहे हैं, जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मान लो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v थी, मैंने बोल दिया कि फाइनल वेलोसिटी v है, और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो मैं बता दे रहा हूं, कह रहा हूं u थी, और उस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो टाइम लगा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो उसका टाइम लगा है t। तो जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। आ रही बात समझ में। एज पर आवर क्वेश्चन हम लोगों ने यहां a इक्वल टू 15
किलोमीटर पर आवर माइनस यहां पर हम लोगों ने लिखा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर अपॉन 15 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो देखो किस में आएगी। एक्सीलरेशन के ऊपर वाली जो यूनिट है ये मान लो अगर मीटर पर सेकंड में है और टाइम की वैल्यू अगर आपने सेकंड में रखी तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो बेटा क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है। या फिर अगर आपने ऊपर की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपने किस में रखी, किलोमीटर पर आवर में रखी, तो आपको टाइम किलोमीटर पर आवर के साथ आवर में ही रखना चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर आपने v माइनस यू जो है इसको अगर आपने किलोमीटर पर आवर में रखा तो आपको टाइम भी किस में रखना चाहिए, आवर में रखना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो आपकी यूनिट आएगी वो किलोमीटर पर आवर अपॉन आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो अपना जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम लोगों को 15 मिनट नहीं लिखना है, यहां पर हम लोग आवर लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाली चीज हम लोग आवर में लिख रहे हैं। अगर ऊपर वाली किलोमीटर पर सेकंड में लिख रहे होते तब टाइम हम लोग किस में लिखते बेटा, सेकंड में लिखते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को 15 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई, 15 मिनट कितना होता है, 1/4 ऑफ एन आवर होता है, 1/4 ऑफ एन आवर होता है। तो हम लोग को यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर ऊपर माइनस होकर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन यहां कितना लिखेंगे 0.25 आवर लिख देते हैं इसको, ठीक है, 0.25 आवर लिख देंगे या 1/4 लिख देते हैं, चलो अच्छा ठीक है, 1/4 तुम्हें ज्यादा आराम से समझ में आ जाएगा, 1/4 आवर, 1/4 आवर। अब 4 क्या होगा, घूम के ऊपर चला जाएगा तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा कि 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसका क्या हो गया बेटा, ये हो गया इसका यूनिट हो गई 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की एक्सीलरेशन से, मतलब वो हर घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर लेगा। जितनी भी उसकी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर लेगा या फिर वेलोसिटी क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। ये होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है, जरा ध्यान से देखना, जैसा कि हमको पता है कि a इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, v माइनस यू अपॉन टी लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर v क्या है, v बिगर है, अगर v बिगर होगा मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फाइनल वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो v की वैल्यू बड़ी होगी, अगर v की वैल्यू बड़ी होगी तो v माइनस यू की वैल्यू क्या होगी, देन v माइनस यू इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, टाइम तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा हमेशा। तो हमें ओवरऑल a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है स्पीड लगातार बढ़ रही है। अब अगर मान लो v की वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, स्मॉल वैल्यू है, v की वैल्यू स्मॉलर है एज कंपेयर टू u, कि मान लो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, 5 मिनट के अंदर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे आ गया, तो स्पीड कम हो गई। तो जब v माइनस, अब ध्यान रखना फॉर्मूला हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ही लगाना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर v की वैल्यू स्मॉल होगी तो v माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, v माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी निगेटिव, क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू निगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो a आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा। तो अगर a की वैल्यू निगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, अगर a की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन की वजह से चीज की स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो स्पीड है वो कम हो रही है। और हम लोग ऐसा कहते हैं कि एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तभी वो क्या कर रहा है, आपकी वेलोसिटी को कम कर दे रहा है। अगर वो सेम डायरेक्शन में लगता तो उसको आगे ले जाता, लेकिन पीछे की डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको धीमे धीमे रोक देगा। तो a की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी की एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वहां पर तो v और u सेम हो जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसलिए एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसे उसकी वैल्यू निकालनी है, क्या क्या यूनिट का ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको बेटा यहां पर बता दिया। ये बात क्लियरली आपको समझ में आ गई, क्लियरली आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं भाई। अभी ये सब ग्राफ जो दिख रहे हैं ये सब भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे, बस आपको धीरे ध्यान से पढ़ते रहना है। आधे घंटे का एक बार में देखो, आधे घंटे में जितना भी हो गया है फिर उसके नोट्स बना लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर आधे घंटे देखो। इस तरीके से आप पूरा लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है? पूरा लेक्चर जरूर देखना, अब इतना देख लिया है तो। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गई, चेंज इन वेलोसिटी ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। अब देखो यही लिखा हुआ है, एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव इफ इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी एक इसकी यूनिट होती है, ठीक है? यूनिट्स भी अलग अलग तरीके की होती है, मतलब अलग अलग, जैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन अलग अलग यूनिट होती है ना, वैसे ही एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है? ऐसे अलग अलग समझ लो, ऐसे एसआई यूनिट होती है, यूनिवर्सल, मतलब यूनिट्स भी अलग अलग, सीजीएस यूनिट होती है, एमकेएस यूनिट होती है। ये यूनिट्स क्या होती हैं? अलग अलग, समझ लो इंस्टीट्यूशंस ने इसकी वेलोसिटी की वैल्यू की जो यूनिट है वो अलग अलग मान रखी है। किसी ने कहा है कि भाई किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लिखनी चाहिए, कोई कह रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखना चाहिए। तो इस तरीके से सबका अपना अपना लिखने का तरीका है, लेकिन जो मेनली स्टैंडर्ड, मतलब इंटरनेशनल यूनिट का जो स्टैंडर्ड है वो मीटर पर सेकंड में होता है। एसआई यूनिट मेन होती है जो हर जगह लिखी जाती है, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एसआई यूनिट होगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूनिट कब निकलेगी? जब वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में रखोगे और टाइम की वैल्यू सेकंड में रखोगे, तब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वैल्यू आएगी, ठीक है भाई? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल अपने पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स, ठीक है? देन ही अप्लाइज ब्रेक such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the cycle in both cases. तो दो अलग अलग केसेस में अलग अलग एक्सीलरेशन और वैल्यू होगी। पहले क्या बोल रहा है कि मान लो स्टेशनरी पोजीशन कोई है इसकी O, ठीक है? यहां से ये चलता है और यहां से ये चल के क्या करता है? राहुल एक किसी पॉइंट पर आकर 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेता है विद इन 30 सेकंड। 30 सेकंड बाद वो अपनी पोजीशन 0 मीटर पर सेकंड से शुरू करता है। ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे अगर स्टेशनरी पोजीशन होगी, क्योंकि वो हर सेकंड में 0 मीटर तय कर रहा है ना। तो इसका मतलब हो गया यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे बेटा वो कितनी लेंगे हम लोग? 0 मीटर पर सेकंड। और 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 6 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। आ रही बात समझ में? और उसके बाद सेकंड केस में क्या हो रहा है? फिर वो ब्रेक लगा रहा है, और ब्रेक लगाने के बाद नेक्स्ट 5 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी जो इस पॉइंट पर आकर, मान लो ये 0 था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो बी पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो जा रही है? कितनी हो जा रही, देखते हैं कितनी हो जा रही थी? 4 मीटर पर सेकंड। यहां पे हो जा रही है 4 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग मान लेते हैं ए निकालना, पहले A1। तो फर्स्ट केस का एक्सीलरेशन A1 ले लेते हैं। A1 इक्वल टू लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर v की वैल्यू कितनी है? अब ध्यान से देखना, OA वाले सेगमेंट में, ये वाला जो सेगमेंट है, ये आपका जो OA सेगमेंट है, ये पहले सेगमेंट में ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी के, अब देखो u होती है इनिशियल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी। ये भी ध्यान रखना, बहुत लोगों को तो यही कंफ्यूजन रहता है ना? तो फाइनल वेलोसिटी पहले सेगमेंट में कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड, माइनस u की वेलोसिटी पहले सेगमेंट में स्टेशनरी पोजीशन से चला है, तो u की वैल्यू 0 लेंगे। तो 6 माइनस 0 पर सेकंड अपॉन टाइम सेकंड में रखेंगे। कितना सेकंड दे रखा है? 30 सेकंड्स दे रखा है, 30 सेकंड्स दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 अपॉन 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला सेकंड मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई होगा जाकर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया जो A1 निकला है आपका, वो A1 कितना निकला है? 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको कभी भी ऐसे लिखकर मत छोड़ के आना, नंबर काट लेगा आपका टीचर। इसको पूरा सॉल्व कर देना। तो यहां से A1 इक्वल टू आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ रही बात क्लियरली समझ में? अब A2 निकालते हैं। तो A2 के केस में, ठीक है, A2 के केस में v माइनस यू अपॉन 2t लगाना है। तो A2 के केस में फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6 से शुरू हुई, 4 पर जाकर रुकी। तो 4 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम कितना लग रहा है बेटा? टाइम लग रहा है नेक्स्ट कितने? 5 सेकंड्स में। तो ये 5 सेकंड में हुआ है ये सब कुछ। 5 सेकंड में 6 से 4 हो गई है, तो 4 माइनस 6 लिखेंगे। फाइनल 4 है, इनिशियल 6 है। तो यहां से जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा? वो कितना आएगा? सॉल्व करके तुम खुद भी लिख लो चाहो तो।
A2 इक्वल टू आ जाएगा -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको पॉइंट्स में सॉल्व करके लिख दोगे तो -0.20 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस में आया, इसका मतलब है जब ब्रेक लगाया गया है तो एक्सीलरेशन पीछे की डायरेक्शन में लगा है, मतलब रोका गया है, ठीक है। और जब एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव होती है ना, तब हम लोग डीएक्सीलरेशन भी बोलते हैं उसको, डीएक्सीलरेट कर दिया गया है बॉडी को, ठीक है। तो निगेटिव आएगी सेकंड केस में, फर्स्ट केस में पॉजिटिव और सेकंड केस में निगेटिव आएगी। बताइए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, इसलिए मैंने उनके क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं ताकि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सको कि इस क्वेश्चन नंबर में ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोगों ने v देख लिया, a देख लिया, एक्सीलरेशन भी देख लिया, वेलोसिटी भी देख ली, स्पीड भी देख ली। अब क्या होता है ना, वेलोसिटी और टाइम का हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। एक्चुअली ग्राफ्स भी की हेल्प से हम लोग मोशन को समझ सकते हैं, मतलब मोशन को आपको ग्राफ की हेल्प से भी पता करा जा सकता है। ग्राफ में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स होते हैं। देखो जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, तो बिल्कुल ही एकदम लाइनें उल्टी सीधी बनी हुई है। ग्राफ में क्या होता है, किन्हीं भी दो वैल्यूज को चेक किया जाता है और उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, एक ग्राफ बनाते हैं कि मतलब कोई दो वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, जिसमें से एक की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करती है कि नहीं भी करती है, कुछ भी हो, दो वैल्यूज का आपस में रिलेशन चेक करते हैं कि भाई जैसे मान लो अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, इसमें क्या किया मैंने, एक एक्सिस को मानो मैंने वेलोसिटी मान लिया है, एक एक्सिस को मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी मान लिया है, दूसरे एक्सिस को मैंने टाइम मान लिया है, ठीक है। और मैं इसमें टाइम वाली एक्सिस में मैं हर एक जो कट लगा हुआ है ना, इस हर एक कट को मैं मान लो कि 1 मिनट मान लेता हूं कि ये जैसे कि यहां पर है कोई चीज तो 1 मिनट, ये 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7, 8, 9, 10, ऐसे 11, ऐसे करके इसका हर एक पार्ट क्या है, 1 मिनट बता रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, यहां पर क्या है 0 मिनट। जैसे इस पॉइंट पे आओगे 1 मिनट हो जाएगा, इस पे आओगे 2 मिनट, इस पे आएगा 3 मिनट, इस पे आएगा 4 मिनट, इस पे आएगा 5, 6, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। और हम लोग क्या करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी है, देखना है कि वो स्टार्टिंग में कहां पर था। मान लो स्टार्टिंग पर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पर था, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर हम लोग क्या मान रहे हैं, यहां पर मान लो ये भी क्या है, कट है एक एक, जो कि वेलोसिटी को बता रहे हैं। ये वाला पॉइंट बता रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट बता रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ये बता रहा है 3 मीटर पर सेकंड, ये बता रहा है 4 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे हम लोग दो एक्सिस ले लेते हैं। अब क्या करने होता है, हम लोग को चेक करना होता है कि भाई इस सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। मान लो कि मैंने 5 सेकंड में, यहां पर ये 5 सेकंड है, मान लो 1 2 3 4 5, और यहां पर 1 2 3 4 5। मैंने 5 सेकंड में तुमसे पूछा कि 5 सेकंड में बताओ, पहले स्टार्टिंग था, 5 सेकंड बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अब किस वेलोसिटी से चल रहा है। आपने कहा बताया कि सर 5 सेकंड बाद वो ऑब्जेक्ट 0 से 5 मीटर पर सेकंड पहुंच गया। तो इसका मतलब है यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक रिलेटिव ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट एक लाइन का बनाएंगे और इस वाली के अलोंग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। क्योंकि 5 सेकंड में है तो 5 सेकंड पर एक लाइन डॉटेड खड़ी कर दो, और उस समय जो उसकी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के अलोंग एक पैरेलल लाइन ऐसे कर दो। ये जिस पॉइंट पर कट करेंगी जाकर, वो पॉइंट क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की एक तरीके से पोजीशन बताएगा इस ग्राफ में, कि इस ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है तो इसका मतलब है इस पोजीशन पर रहने वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है, 0 से 5 सेकंड में 0 से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेता है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है उनको पता करते हैं। 6 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है, पता चला 6 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी। तो इसका मतलब आप 6 मीटर पर सेकंड वाले के जगह अगेंस्ट एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहां से भी ये क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अब जहां पर ये इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट उसकी नई स्टेट पता चलेगी कि इस पॉइंट पर है अब ऑब्जेक्ट। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी को क्या करते हैं, लगातार पता करते रहते हैं, पता करते रहते हैं, और जितने डॉट्स बनते हैं उन डॉट्स को मिलाते हुए क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। जैसे अगर मान लो बहुत सारे डॉट्स हैं तो उन डॉट्स को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। तो ये जो लाइन होगी ना, इस लाइन को हम लोग बोल देंगे ग्राफ। ये लाइन क्या होगी, ग्राफ होगा। अब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, ये आप एक ग्राफ के थ्रू उसे क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो।
ग्राफ के थ्रू क्या कर रहे हो बेटा, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब ग्राफ में जब तुम उन पॉइंट्स को मिलाओगे तो मिलाने के बाद अगर वो सारे पॉइंट्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो हम लोग कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इस मोशन में। आ रही बात समझ में? तो इतना आइडिया अगर आपको लग गया जितना मैंने तुमको बता दिया है, तो अगर अब तुम ये सब कुछ पढ़ लोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्राफ बनाना कैसे ये मैंने अभी तुमको बताया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तो क्या कर सकते हो तुम कि एक बार इस वीडियो को पीछे करो जो मैंने अभी समझाया और फिर से आगे प्ले कर लो। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, ग्राफ प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ इवेंट्स, कि अलग अलग इवेंट्स के बारे में बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देता है आपका क्या ग्राफ। और क्या इंफॉर्मेशन देता है मैंने तुमको बता ही दिया, वो एक तरीके से बता रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, अब कह रहा है टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन एश्योर द लाइन ग्राफ्स, इन दिस केस लाइन ग्राफ्स शो द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस वेलोसिटी एंड अनदर विथ अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो कह रहा है कि यहां पे कि वेलोसिटी जो है आपकी, क्या है बेटा, जो वेलोसिटी है और टाइम है, इनका भी आपस में रिलेशन में ग्राफ बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, कैसे बन सकता है, आगे बढ़ के देखते हैं। पहला कह रहा है कि पहला ग्राफ देखते हैं डिस्टेंस और टाइम का, कि हम ये पता करें कि कोई ऑब्जेक्ट किस टाइम पे किस डिस्टेंस पर है अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो ऐसे अलग अलग टाइम्स में अलग अलग डिस्टेंसेस पता चली होंगी, अलग अलग डिस्टेंसेस पर अलग अलग टाइम बनाकर दोनों लाइनें बनाकर जो पॉइंट्स बने होंगे उन पॉइंट्स को हम लोग मिलाकर क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं। उन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एक ग्राफ बना सकते हैं। अब ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नॉन स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझना। देखो कैसे, अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए मान लो हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे करके ऐसे किया, ऐसे किया, एक ऐसे दो एक्सिस मानी, एक एक्सिस में मैंने क्या लिख रखा है, टाइम लिख रखा है। ठीक है, और सेकंड में मैंने क्या रख रखा है, मान लो वेलोसिटी लिख रखी है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो आपकी, या फिर पहले वेलोसिटी और डिस्टेंस का देखते हैं, पहले वेलोसिटी और टाइम और डिस्टेंस का। उन्होंने टाइम डिस्टेंस पहले लिख रखा है ना, तो डिस्टेंस और ये टाइम। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो 0 सेकेंड पे मान लो ये 0 0, यहां पर अगर 0 है तो यहां पर सब कुछ 0। यहां पर मैंने इस तरीके से ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बना दिए, 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से मैंने यहां बना दिए 1 2 3 4 और 5। यहां पर जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस है, ये किस में दी है, मीटर में दी हुई है। ठीक है, और यहां पर ये 0 मीटर है, 0 दोनों मिल रहे हैं, तो जहां पर टाइम भी 0 है, यहां पर डिस्टेंस भी 0 है। यहां पर ये 10 मीटर है डिस्टेंस, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, और यहां पर ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड। इस तरीके से 2 स्केल बनी हुई है। अब मैंने आपको बताया कि जब बॉडी स्टार्टिंग में बिल्कुल रुकी हुई थी, जब मैंने 1 सेकेंड बाद चेक किया तो मुझे उसकी जो स्पीड, जो उसकी डिस्टेंस मिली 1 सेकेंड बाद उसकी डिस्टेंस मिली कि वो 10 मीटर दूरी पर है अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो इसका मतलब है डिस्टेंस कितनी कवर हुई, डिस्टेंस कवर हुई 10 मीटर। टाइम कितना कवर हुआ, 1 मीटर। तो दोनों से एक एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दो, ऐसे दोनों में डॉटेड लाइन बना दो, ऐसे सीधी, जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है इस जगह पे आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब इस ग्राफ में अगर कोई इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर चला है। ये इसका मतलब भी होता है, दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो। अब मैंने आपसे कहा कि अगले 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, अगले 1 सेकंड में, क्योंकि वो 1 सेकंड में 10 मीटर चला है तो यूनिफॉर्म मोशन में वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलेगा। इसका मतलब है 2 मीटर में वो कहां पर होगा, 20 में होगा, 20 मीटर पर होगा। तो यहां से ऐसे ही आपको एक डॉट बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, यहां पर भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, और ये जहां आपस में कट करेंगे यहां डॉट बनेगा। इसी तरीके से 3 सेकंड में 30 पर बनेगा, ऐसे ही डॉट करके बनाओगे तो यहां पर एक पॉइंट बनेगा इस तरीके से, जब डॉट 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 करके बनाओगे इस जगह। ऐसे ही क्या करोगे, अगला जो पॉइंट मिलेगा वो यहां मिलेगा, अगला पॉइंट यहां मिलेगा, बना के देखना डॉट डॉट करके। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो तुम देखोगे 0 से अगर लेते हुए जाऊंगा तो ये सब के सब क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ऐसे एंगल बनाती हुई, ठीक है, पैरेलल नहीं, एंगल बनाती हुई।
तो ये इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच का क्या है बेटा, ये ग्राफ है। और इस ग्राफ की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो अभी मैं तुमको बताने वाला हूं। ये बात समझ में आ गई, डिस्टेंस और टाइम के बीच का यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें पॉइंट्स उल्टे सीधे भाग रहे होंगे, जैसा कि आपके लिए ये एग्जांपल दिया हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा, आपकी एनसीईआरटी से ये इमेज ली है मैंने, अभी हम लोग देखते हैं। ये देखो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो कैसे कह रहा है, देखो इसको जरा समझना, ध्यान से पढ़ना। यहां पर कह रहा है कि भाई जब वो पहले स्टेशनरी पोजीशन पर था, 0 सेकंड में 0 मीटर चला, तो यहां पर है दोनों में दोनों यहां 0 0 पे है। उसके बाद अगला कह रहा है कि 2 सेकंड बाद वो कितना चल गया डिस्टेंस, 1 मीटर चल गया। तो यहां पर 2 सेकंड और यहां पर 1 मीटर से रिलेटेड एक लाइन बनाकर मैंने एक पॉइंट बना दिया, जैसे वहां से लाइन ऐसे यहां से लाइन, और ये पहला पॉइंट मिला। इसके बाद 4 सेकंड बाद वो 4 मीटर चला, तो 4 सेकंड में देखो वो 4 मीटर पर रखा। ऐसे ही 6 सेकंड में 9 मीटर चला, तो 6 सेकंड में 9 मीटर ये पॉइंट बना। 8 सेकंड में 16 मीटर चला, तो 8 सेकंड के लिए 16 मीटर ये है, देखो ऊपर आकर बनाया। 10 सेकंड में वो 25 मीटर चला, तो 10 सेकंड के लिए 25 मीटर का पॉइंट ये बनाया। 12 सेकंड में वो 36 मीटर चल चुका है, तो 12 सेकंड में 36 बना। अब इन सबको मिलाकर देखो तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा ना ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। इसका मतलब है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ नॉन लीनियर होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। क्यों? क्योंकि जरा यहां ध्यान से तुम खुद देख लो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करी जा रही हैं। देख लो चाहे क्लियरली, पहले 2 सेकंड में उसने 1 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में वो 3 मीटर चल गया, फिर अगले 2 सेकंड में वो 3 मीटर और चल गया, फिर अगले 2 सेकंड में वो 7 मीटर चल गया, तभी तो 9 7 16 हो गया ना। फिर अगले 2 सेकंड में वो 7 के बाद 9 मीटर चल गया, फिर अगले 2 सेकंड में वो 11 मीटर चल गया। इसका मतलब है हर इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिफरेंस क्या कर रहा है, डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब इसका मतलब तुम्हें 2 चीजें समझ में आ गई होंगी, एक तो ग्राफ बनता कैसे है, उसका मतलब क्या होता है, और उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं। मान लो तुमने एक ग्राफ बना लिया कि एक ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे ये वाला मैंने तुमको जो बना के दिखाया था, एक बार देख लो। अब ग्राफ का यूज क्या है, क्यों बना रहे हैं ग्राफ, आखिर क्या जरूरत है। तो हम लोग ग्राफ इसलिए बना रहे हैं कि मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए मैंने एक मोशन पता कर लिया ऑब्जेक्ट का। अब मैं एक साथ बोल दूं कि 100 सेकंड बाद बताओ इसकी स्पीड क्या होगी या कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, तो हम इसी ग्राफ को क्या करेंगे, ऐसे सीधा लाइन बना देंगे, चला के नहीं देखना पड़ेगा। इस ग्राफ को और बड़ा कर देंगे और 100 मीटर पर जाकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और वो स्ट्रेट लाइन इस लाइन को जहां पर कट कर रही होगी उससे रिलेटेड यहां पर जो पॉइंट होगा वो इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। देखो मैं तुमसे मान लो कि तुम्हें मैं कह दूं कि ये ग्राफ बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा गंदा बना हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मैं हटाता हूं, देखो हट जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। ये ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस ग्राफ को मैंने तुम्हें ऐसे ही बना के दे दिया। मैंने कहा कि बताओ 5 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो 5 सेकंड में आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस एक्सिस के अलोंग यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और वो स्ट्रेट लाइन आपके ग्राफ को जहां पर कट करेगी उस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस टाइम एक्सिस के अलोंग ऐसे एक पैरेलल लाइन बनानी है, और ये पैरेलल लाइन जहां पर इस एक्सिस को कट करेगी जाके वो उसकी डिस्टेंस होगी एट दिस टाइम। इस टाइम पर ये डिस्टेंस ऐसे निकाली जाती है। आ रही बात समझ में? तो ये बात भी हम लोग क्लियरली समझ में आ गई। तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ आपने देख लिए कि नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है, अनयूनिफॉर्म मोशन के लिए, और लीनियर होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम का ये आप इन्होंने ग्राफ बना दिया। अब ये कहना है कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम इंटरवल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर स्पीड भी पता कर सकते हो। डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर वेलोसिटी आएगी, अगर डिस्टेंस होगी तो स्पीड आएगी। सीधी सी बात है। स्पीड कब आएगी, जब यहां पर डिस्टेंस होगा, और वेलोसिटी कब आएगी, जब यहां पर आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन हम लोग ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ये सब स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग नहीं लिख रहे हैं। बात ध्यान रखना, सब कुछ स्ट्रेट लाइन के लिए है तो वेलोसिटी भी बोल दूंगा मैं बीच में, कभी कभी डिस्टेंस भी बोल दूंगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला, जरा ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारे पास ये ग्राफ तुम्हें बना हुआ है, अब तुम राइट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब तुम उसको ध्यान से देखो। मैंने मान लो
तुम्हें ये ग्राफ बना के दे दिया। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई इस बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी और कितना टाइम वो चल चुका होगा। तो आपको पता होगा कि भाई इस बी पॉइंट पर ये 40 किलोमीटर चल चुका है। यहां से स्ट्रेट लाइन बनाओगे ना तुम ऐसे ऐसे करके 40 मीटर चल चुका है। और इस बी पॉइंट पे टाइम इसको कितना लगा, तो तुम इस पे यहां पे क्या करोगे कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दोगे और देखो कहोगे कि सर 60 मिनट लगे। 60 मिनट में वो ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर चला है। अब मैं तुमसे कहूं कि मुझे तो इसकी वेलोसिटी पता करनी है, तो तुम ऐसा करो कि तुम पहले पता करो कि इस ए पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट कितना चला है। किन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में पता कर लो। इस ए पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा तो कितना टाइम लगा था, इसको 40 सेकंड लगा था। और इस ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इस ए पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी थी, मान लो वो यहां से आ रही है तो 25 है, मान लो 25। तो अब तुम्हें इस ग्राफ से दो चीजें पता चल गई। क्या पता चल गई? एक तो कि पहले वो क्या था, 40 मिनट पर 25 किलोमीटर चल चुका था। फिर वो 60 मिनट पे वो कितना किलोमीटर चल चुका है, 40 किलोमीटर चल चुका है। इसका मतलब हो गया कि इस टाइम इंटरवल में वो कितना चला है, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बीच में कितना टाइम लगता है। तो 40 सेकंड और 60 सेकंड के बीच का तुम्हें टाइम इंटरवल अगर निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, t इक्वल टू निकालोगे 60 सेकंड जो कि बाद वाली वैल्यू है, तो बाद वाली वैल्यू को जो ग्राफ में आगे की वैल्यू होती है हम लोग उसको t2 बोल देते हैं या फिर v2 बोल देते हैं, और जो पहले वाली होती है उसको इनिशियल मान के रखते हैं। तो t2 माइनस t1 से निकल आएगी, 60 माइनस 40 कर दो तो तुम्हें यहां से क्या होगा, 20 सेकेंड्स या फिर 20 मिनट में ऑब्जेक्ट 25 से 40 किलोमीटर पे चला गया। इसका मतलब है कितने किलोमीटर चल गया, 15 किलोमीटर चल गया। 25 मिनट में ऑब्जेक्ट 15 किलोमीटर में चल गया। इसका मतलब इस ग्राफ को देखकर अगर तुम क्या करोगे, वेलोसिटी या स्पीड निकालोगे तो तुम क्या करोगे, लिखोगे 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 40। तो इससे तुम्हारी क्या होगी, इस ग्राफ की हेल्प से तुम वेलोसिटी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15/15 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट्स। तो यहां से क्या होगा, 15/20 किलोमीटर पर मिनट में यहां पर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से तुम ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसी चीज को इन्होंने थोड़ा मैथमेटिकली दिखा दिया है कि भाई देखो ये ग्राफ बना हुआ है, इस बी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी टाइम था वो t2 था, यहां पर t1 टाइम था, यहां पर s1 डिस्टेंस थी, यहां पर s2 डिस्टेंस थी। तो इन्होंने s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 की हेल्प से भी तुम्हें ये चीज बताकर दिखा दी है। यही चीज मैंने तुमको बताई, यही चीज इन्होंने बताई है, सेम चीजें हैं कि इन्हीं दो पॉइंट्स पर लो, आगे वाले पॉइंट पर क्या डिस्टेंस है, नीचे वाले पॉइंट पे क्या डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस को आपस में एक दूसरे से माइनस करके जो टाइम इंटरवल उसमें लगा है उसको माइनस करके आपस में डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मिल जाएगा और तुम्हारी वेलोसिटी या स्पीड तुम्हें मिल जाएगी। आ रही बात समझ में, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, अब देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखो जरा ध्यान से। वेलोसिटी में आपने, इन्होंने एक एक्सिस में वेलोसिटी लिख रखी है, एक एक्सिस में टाइम लिख रखा है। इन्होंने वेलोसिटी किस में लिख रखी है देखते हैं, किलोमीटर पर आवर में लिख रखी है, और टाइम किस में लिख रखा है, आर में लिख रखा है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं। आप एक सेकेंड बाद देखोगे कि बंदे की वेलोसिटी क्या है, तो मान लो इन्होंने दिखा रखी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर 2 घंटे बाद देखोगे बंदे की वेलोसिटी क्या है, तुम देखोगे फिर से 40 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें यहां पॉइंट बनाना पड़ेगा, ऊपर नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अगले में फिर वही। जब स्पीड बदली नहीं रही है तो स्पीड के अलोंग, वेलोसिटी बदल नहीं रही है तो वेलोसिटी के अलोंग सारे पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही लाइन में तो आएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बदलनी नहीं है, वो तो अपने 40 वाले के सामने ही बनता रहेगा, उसी के सामने बनता रहेगा लगातार, है ना। कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि कितना भी टाइम बढ़ता जाए, जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो भी एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। टाइम एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। आ रही बात समझ में, वो एक्सिस टाइम इंटरवल के क्या होगी, टाइम वाली एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। नॉन यूनिफॉर्म की मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 केसेस हो सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 केसेस हो सकते हैं अगर हम वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं। देखो, एक तो हो सकता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही हो, मतलब जो उसका एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है एक सेम कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, सेम एक्सीलरेशन की वैल्यू से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ध्यान से सुनना,
अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ भाई। मान लो इनिशियल वो 10 मीटर पर सेकंड पे थी, एक सेकंड बाद वो कितनी हो गई 11 मीटर पर सेकंड पे हो गई। तो एक्सीलरेशन निकालोगे तो a इक्वल टू निकालोगे कैसे, a इक्वल टू निकालोगे v माइनस यू अपॉन टी निकालोगे। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं तो मैं समझा रहा हूं, मेरी बातों को सुनो ध्यान से। a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी करोगे, टाइम लिखोगे 1 सेकंड, v और u के बीच में डिफरेंस कितना है 1 है, 10 से 11 हुई तो 11 माइनस 10 करोगे, इसका मतलब है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही रहे तो उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ऐसा आपके नॉर्मली होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली मूव कर दो ना जमीन पे तो वो हर सेकंड में लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। वो यहां पर रखोगे तो अभी स्टेशनरी है, जैसे इसको छोड़ोगे 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, उसके अगले दूसरे सेकंड में फिर से 9.8 बढ़ जाएगी, अब हो जाएगी 18 पॉइंट या फिर कितना 19.6 मीटर पर सेकंड। ऐसे हर सेकंड में वो क्या होती रहेगी, सेम एक्सीलरेशन के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो ये क्या हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है कि पहले एकदम से बढ़ी, फिर एकदम से और तेज बढ़ गई, फिर एकदम से और तेज बढ़ गई। तो हम लोग जो ग्राफ्स यहां पर बनाने जा रहे हैं वो ग्राफ्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उन मोशंस को लेने जा रहे हैं जिन मोशंस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम का जो इंटरवल होगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, बस वो पैरेलल की जगह ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा, क्या बोल रहा हूं, सारी बातें अभी तुमको क्लियरली बनाकर दिखाकर समझाता हूं। ठीक है, देखो पहले देख लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph। ठीक है, ये बात सही है। अगला कह रहा है the variation of velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph। ये बात भी ठीक है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, you can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph the area of the, ये एरिया वाली बात बता रहा है, चलो वो बात ठीक है, चलो ठीक है। इसने वो बात बताई नहीं है यहां पर, लेकिन हम लोग जो ग्राफ ले रहे हैं उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है इन ग्राफ में। कैसे देखते हैं जरा ध्यान से, इसका मैं तुमको अलग से बनाकर दिखाता हूं, ये लोग तो कम लिख कर देते हैं। ठीक है, ये वाले में देख लेते हैं। ये मान लो तुम्हारा एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने तुमको कहा कि पहले 0 जब टाइम था, मान लो ये मैं अलग ग्राफ बनाता हूं, अपना हम लोग अलग ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, ये 0 टाइम इंटरवल था, ऐसे ग्राफ था। 0 टाइम पे उसकी जो स्पीड थी, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, टाइम ले रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, वेलोसिटी ले रहा हूं। तो यहां पर है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर यहां पर है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां पर है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां पर है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं। यहां पर है ये 1 सेकंड, ठीक है, यहां पर है ये 2 सेकंड, यहां पर ये 3 सेकंड, यहां पर ये 4 सेकंड, यहां पर ये 5 सेकंड। अब अगर ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ इसकी एक्सीलरेशन इसमें यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब हो गया, मान लो कि वो 0 सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ता है 1 सेकंड में। तो यहां पर इसका जो पॉइंट आएगा कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, मैं इसको हटाकर यहां से हटा देता हूं बेटा, इस जगह से हटा देता हूं। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सिर्फ 5 लिखकर छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस जगह इसका पॉइंट आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेगा। इसका मतलब है 2 सेकंड में इसकी जो स्पीड आएगी वो यहां पर आएगी। ठीक है, इसके सामने और इसके सामने। इस तरीके से 3 में कितनी हो जानी चाहिए, इसकी 15 हो जानी चाहिए। तो यहां पर ऐसे करोगे, यहां पर आएगा, ऐसे ही यहां पर आएगा। फिर इन तीनों को तुम मिला के देखना, सारे पॉइंट्स को क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। वहीं पर अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना होता तो फिर ये लीनियर ना मिलता, तब क्या होता, एंगुलर ग्राफ मिलता। एंगुलर कैसे मिलता कि मान लो पहले 1 सेकंड में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड एकदम से मान लो 15 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी स्पीड एकदम से घट के 10 मीटर पर सेकंड हो गई 3 मिनट बाद। फिर उसके बाद 4 मिनट बाद फिर से उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद फिर से उसकी स्पीड घट के 5 मीटर पर सेकंड हो गई। और अगर तुम इसके बीच बीच में भी तुम चेक करोगे तो और पॉइंट्स मिलेंगे, और सबको मिलाकर तुम देखोगे तो तुमको इस तरीके से ऐसा ग्राफ मिलेगा। कब, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा होगा। आ रही बात समझ में।
तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा कैसे? अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा हो विदाउट एनी, वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो विदाउट एनी एक्सीलरेशन, कांस्टेंट मोशन हो रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, ठीक है, मोशन ही यूनिफॉर्म हो, तब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा होगा। आई बात समझ में? अब क्या कह रहा है ये कि अगर तुम्हें डिस्टेंस पता करनी है, कि पता करें हाउ टू गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू एंड वेलोसिटी टाइम इंटरवल, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम तो पता है, डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? ग्राफ से। तो एक पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का जो भी उसका ग्राफ होगा, उस ग्राफ के द्वारा जो एरिया उसके अंडर आ रहा होगा, उस एरिया की अगर आप वैल्यू निकाल लो तो वो वैल्यू बराबर होती है उस ग्राफ में कितना डिस्टेंस कवर करी है ऑब्जेक्ट ने। आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, थोड़ा सही से आराम से एक्सप्लेन करके समझाइए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यही सारी चीजें आपके सामने ये ग्राफ्स में लिखी हुई हैं। क्या कह रहा है देखो, यहां पर ये कह रहा है किसी भी वेलोसिटी टाइम इंटरवल ग्राफ में, किसी भी वेलोसिटी वाले वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में ऐसा किया जा सकता है, डिस्टेंस निकाली जा सकती है। कैसे? देखो जरा ध्यान से देखना। मान लो कि पहले कोई एक ऑब्जेक्ट ए पर था, ए पर 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 1। मान लो यहां पर इसके 1 मिनट था, ठीक है, थोड़ा अलग अलग बना हुआ है, हम लोग ग्राफ मान के चलते हैं कि ये 1 पर है, ये 4 पर है, और यहां पर ये 40 है, यहां पर ये 40 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स को, ग्राफ के किसी दो पॉइंट्स के बीच का सारा डिस्कशन होता है कि ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए, ए स्टेट से बी स्टेट में जाने के लिए आपके ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो यहां पर ए और बी के बीच में कितना बेसिकली देखो टाइम लगा और कितनी वेलोसिटी लगी, ये हम लोग पहले पता करते हैं। ए पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 40 या फिर 40 किलोमीटर पर आवर थी, और बी पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर ही थी, ठीक है। इसका मतलब हो गया जो वेलोसिटी है, अगर हम लोग चेक करें इस टाइम पर ए पर वेलोसिटी कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर, और बी पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम की अगर बात करें, ए से बी में जाने पर उसको कितना टाइम लगा? देखो ए पर उसका टाइम था 1 सेकेंड, और जो बी था पॉइंट बी पर उसका जो टाइम था वो कितना था बेटा? 4 सेकेंड था। इसका मतलब है कि ए से बी में जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड लगेगा। तो अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1, जो भी दो पॉइंट्स है उनमें से बाद वाले पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, T2 माइनस T1 हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी तो 0 निकली है, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी अगर पता करनी हो कि वेलोसिटी पता करें, वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? ए से बी में चलने के लिए उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकली? v की वैल्यू निकली 40 किलोमीटर पर आवर निकल आई, बस सिंपली। तो वेलोसिटी पता चल गई और टाइम इंटरवल पता चल गया कि ए से बी जाने में टाइम कितना लगा। तो ए से बी जाने में टाइम लगा T2 माइनस T1, और ए से बी जाने में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 40 थी। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? 40 इंटू T2 माइनस T1 कर दें, तो बताओ इससे डिस्टेंस नहीं निकल आएगी? निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? बताओ, खुद बताओ भाई। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू, यहां पर देखो v इक्वल टू क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन है इसलिए डिस्टेंस भी बोल दे रहा हूं, d अपॉन टी होता है। कहां गया? v इक्वल टू क्या होता है? d अपॉन टी होता है। अब मुझे d निकालना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस यही तो कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं ये देख रहा हूं ए से बी जाने में मुझे टाइम कितना लगा, तो मैंने T2 माइनस T1 निकाला, ठीक है, ये वैल्यू निकाली इतनी, ये इसकी एज निकाली मैंने, और वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी की वैल्यू इतनी थी, ये 40 है ना, 0 से लेके 40 तक, ठीक है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे क्या हुआ? मुझे डिस्टेंस मिल गई। तो ऐसे ही मैंने यहां डिस्टेंस निकाल ली। तो एक्चुअली में अगर मैं ग्राफ को देखूं तो मैंने ग्राफ में क्या किया है? इस लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इस लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ? मुझे डिस्टेंस मिल गई। और बताओ, एक रेक्टेंगल है आपका, उसमें उसकी दोनों एजेस को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे उसका एरिया निकलता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? a इंटू बी। तो यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इससे क्या हुआ? मुझे इतने एरिया की वैल्यू मिली, और ये जो एरिया की वैल्यू थी ये डिस्टेंस के बराबर भी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस के भी बराबर थी। ऐसा क्या करते हैं,
एक और मोशन में चेक करते हैं। ये तो यूनिफॉर्म मोशन था, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ, देखो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा हुआ कि ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने पर इस पर्टिकुलर ग्राफ के इस सेगमेंट के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, इस एरिया की वैल्यू इक्वल है। इस एरिया की वैल्यू क्या है, इक्वल है। किसके इक्वल है, इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं ऐसा ही। जैसे मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसको देखेंगे जो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। अगर कोई चीज कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल रही होगी तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी बना के दिखाया मैंने तुमको। ठीक है, अब थोड़ा सा हेक्टिक हो रही है चीजें, लेकिन थोड़ा सा और एब्जॉर्ब करना है तुमको। अगर तुमने थोड़ा सा और एब्जॉर्ब कर लिया ना, फिर मजा आ जाएगी, फिर तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो ऐसे ग्राफ बनेगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अब अगर आपको इस ग्राफ के लिए क्या करना है, डिस्टेंस पता करनी है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से ई पॉइंट पे गया, तो ए से ई पॉइंट पर जाने पर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आप पता करके बताइए। ये क्या करिए, आप पता करके बताइए। तो ये इक्वल टू होता है, इसे अभी हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, हम लोग इतना समझ लेते हैं कि इससे, जैसे उसमें ग्राफ एरिया के बराबर था ना, वैसे ही इस ग्राफ में जो इस दो लाइन के बीचे ये जितना भी पार्ट आ रहा है, इस पार्ट का अगर आप एरिया निकाल लो, अगर आप क्या करो, इस पार्ट का एरिया निकाल लो, तो ये एरिया इक्वल होगा। ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। ठीक है, आप कहोगे कैसे, ये बात कैसे हम लोग मान सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा चलो मैं तुम्हें इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखना, मैं तुम्हें यहां पे जूम करके इसको दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पे जूम करके दिखाता हूं। देखो, मैं सबसे पहले एक फॉर्मूले से निकालता हूं। एक्सीलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। और मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता है, ये पता है डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, तो डिस्टेंस पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक्सीलरेशन निकाल लेता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसका ग्राफ निकाल, इस पर्टिकुलरली एरिया का क्या कर लेता हूं, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसको निकाल लेता हूं। तो देखो एरिया ए इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ए ई सी बी, इस जो भी ये रेक्टेंगल जो भी बन रहा है, इसका एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस होगा, ये कैसे निकलेगा, ये इसकी डिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या होगी बेटा, यहां पे पता चल जाएगी। ठीक है, चलो इसको आगे देख लेते हैं, यहां पे मैंने लिख रखा है खुद ही। चलो यहां आ जाओ, देखो you can also determine the distance moved by a car from its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance moved by the car in that given time of interval. ठीक है, इसके लिए इसका प्रूवमेंट आई थिंक तुम्हारे कोर्स में है नहीं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। बेसिकली तुम पूरी मैथ लगाकर देख लो, तुम्हें वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, कि यहां पर हर पर्टिकुलर सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, उस हिसाब से हर सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये पता करना पड़ेगा। और सारी डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, वो एडिशन क्या होगा, इक्वल आएगा अपने ग्राफ के एरिया के साथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो मैंने तुमको दिखा दिया जैसे ग्राफ बना है, बस इसमें हम लोग इस चीज को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट, अब देखो जो मैंने तुमको ये सारी बातें बताई है ना, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तुमसे पूछता है। कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो सेम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका स्पीड टाइम का जो इंटरवल है, यहां पर जो ये स्पीड लिख ली इन्होंने, ठीक है, यहां पे टाइम लिख लिया। ठीक है, स्पीड टाइम इंटरवल का ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, मतलब ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो ऐसा इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड की वैल्यू एक ही है, स्पीड की वैल्यू नहीं बदल रही है। इसका मतलब है ये क्या है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में। मोशन के बारे में कह रहा है ना कि क्या कह सकते हो आप, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप ग्राफ बना के दिखा देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे की बात समझते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो वो सर्टेन इक्वेशंस को, सर्टेन लॉज को फॉलो करता है। उन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग उस ऑब्जेक्ट के मोशंस को पता कर सकते हैं कि अगर वो अभी इस समय चल रहा है
तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं ये पता कर सकता हूं कि ये थोड़ी देर बाद कैसा चलेगा। ऐसी 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन तो मैं तुमको दिखा ही चुका हूं, v इक्वल टू यू माइनस, ये जो मैं बताता था ना, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो इसको तुम t से उधर मल्टीप्लाई कर दो तो at हो जाएगा, at इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, तो यहां पर माइनस यू को उधर भेज दो तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस at आ जाएगा। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस बोली जाती हैं, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बोली जाती है। क्या बोली जाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन बोली जाती है। यही बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन के लिए ही ये सारी की सारी इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सारा का सारा हम लोग चैप्टर स्ट्रेट लाइन के लिए ही पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका बस इंट्रो लेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन आपका हायर क्लासेस में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहां पर सारी की सारी इक्वेशंस हम लोग कहां अप्लाई करते हैं, ये वाली, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब ए की वैल्यू जो रखोगे वही रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही होना चाहिए। मतलब वो वीटी ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का तो ऐसा बनेगा, और अगर वीटी ग्राफ बनाएंगे, वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम लोग किसका बनाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन का विदाउट एनी एक्सीलरेशन, तो ऐसे बनेगा। आ रही ना बात समझ में, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तब तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ बस मैं देख रहा था टाइम, चलो थोड़ा सा और बचा है, 15 मिनट और लगेगा बस। तो ये 3 इक्वेशन फॉलो होती है, जिसमें से एक इक्वेशन मैंने तुमको बता दी, इसी तरीके से ये 2 इक्वेशंस भी आती हैं, ठीक है। एस क्या है यहां पर, एस है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो जाएगा, तो कुछ भी मान लो, ठीक है। एस क्या है, डिस्टेंस, तो एक फॉर इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। जिसमें से एक तो मैंने तुमको प्रूफ करके पहले ही दिखा दी, प्रूफ क्या करी, वो डेफिनेशन से ही निकल कर आ गई, बाकी 2 को भी प्रूफ कर सकते हैं। इन तीनों ही इक्वेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे अभी मैं तुमको बताता हूं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट यूज होगा। वो पॉइंट क्या होगा कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्टेंस बताता है, वो क्या करता है, डिस्टेंस बताता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस पर्टिकुलर ग्राफ में, ठीक है। तो इसके लिए तुमसे क्या कह रहा है, पहला रिलेशन प्रूफ करते हैं हम लोग, v इक्वल टू यू माइनस एटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, जो ग्राफ को ध्यान से देखो, पहले ओ पर था, ठीक है, फिर उसके बाद वो उसकी वेलोसिटी थी जो वो u हो गई कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। इसके नहीं 0 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी u थी। देखो अगर 0 पर ग्राफ जो तुम्हारा यहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है 0 पर जब हम लोगों ने शुरू किया, ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में ही वो u वेलोसिटी से क्या कर रहा था, चल रहा था। फिर t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है, v हो गई है वेलोसिटी। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो यहां पर जो OA होगा, OA इक्वल टू क्या होगा बेटा, u होगा, और OE होगा, जो देखो O से लेके E तक बेटा ये क्या होगा, v होगा। और OE को मैं कैसे लिख सकता हूं, OA प्लस AE लिख सकता हूं, OA प्लस AE लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। OE इक्वल टू क्या है, v है, OA इक्वल टू क्या है, u है, प्लस यहां पर क्या आ गया, AE आ गया। इससे AE की वैल्यू कितनी निकल आ गई, AE की वैल्यू आ गई v माइनस यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहां पर देखते हैं इसको, जो आपका टाइम है, टाइम कितना लग रहा है। देखो टाइम अगर हम लोग देखें तो OT इक्वल टू, हाँ अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, BC इक्वल टू क्या होगा, ये जो आपका BC है, BC इक्वल टू ये B और C, ये BC इक्वल टू कितना होगा, BC इक्वल टू होगा BD प्लस DC। देखो BC इक्वल टू क्या होगा, BD और प्लस DC होगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि BC इक्वल टू आ गया BD, और BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BD की जगह मैं लिख सकता हूं AE। AE लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम ही है ना, कलर से तो समझ में आ रहा है ना। कलर देखो, ये वाली डिस्टेंस जो है BD है, इस BD को मैं AE लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं।
अगर मैं लिख सकता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बी डी की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, ए ही लिख दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा कलर यूज करना है, चलो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए ही लिख दूंगा। प्लस डीसी की जगह मैं क्या लिख दूंगा बताओ, डीसी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए होगा, तो इसको मैं ओ ए लिख दूंगा। तो यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बीसी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, वी माइनस यू है। या फिर यहां से रुको, यहां मैं ए ही लिख लेता हूं, ए प्लस ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू यू है, कितनी है, यू है। और बीसी की वैल्यू जो है, टोटल बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये हो गई आपकी वी है। देखो बीसी इज इक्वल टू क्या होता है, ओ ई होता है, और ओ ई की वैल्यू कितनी है, वी है, ओ ई की वैल्यू कितनी है, वी है। इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू, हमने यहां फिर से निकाल दिया v माइनस यू, जो हमें निकालना नहीं था लेकिन निकाल दिया। अब चलो ध्यान से देखते हैं आगे की चीज। आगे क्या देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको खाली करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको खाली करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है उस ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। उस ग्राफ की हेल्प से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें v इक्वल टू यू माइनस v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो टाइम और एक्सेलरेशन को रिलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखते हैं ए निकालना है, ए तो ए इस ग्राफ के लिए, ए इस ग्राफ के लिए ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू होगा टोटल उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करी गई है और टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी गई है और टोटल टाइम कितना लगा है। तो यहां से आएगा जो टोटल इन्होंने, ए होगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, यही तो लिखेंगे ना चेंज इन वेलोसिटी। तो ये v माइनस यू होगा कि नहीं होगा, देखो a इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और u फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v थी। तो फाइनल वेलोसिटी पर जो इसका ये क्या कहते हैं e आया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी है वो oe, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, oa। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिख देंगे oe माइनस ओ ए, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम कितना लगा, t माइनस जीरो, या फिर पूरा टाइम इंटरवल ही ले लेंगे, ये कितना होगा ओ सी, ये क्या है, सी है। कुल मिला के ए बी सी डी को तुम्हें उसमें बदलना है बस। इसके बाद तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओ सी, यहाँ पर ए इक्वल टू लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या करोगे, इक्वेशन ये तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी तुम इसको एनसीईआरटी से भी देख लेना, सिंपल इक्वेशन ही है, बस ग्राफ बना के ऐसे मैथमेटिक्स लगा देनी है, ठीक है। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं किसका, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रूफ करना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये बात प्रूफ करना। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन लेते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन क्या करते हैं बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन लेते हैं, और पोजीशन टाइम रिलेशन लेकर, पोजीशन टाइम वाला जो ग्राफ है उस ग्राफ को लेकर हम लोग, ये बात पता है हम लोगों को, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन गिवन टाइम इंटरवल, चलो उसको हम लोग s मान लेते हैं। तो s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी ट्रेपेजियम, इसका एरिया होगा, इसका पूरा एरिया जो होगा, यही एरिया इक्वल टू क्या होगा, s के बराबर होगा, दिस एरिया। अब इस एरिया को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इन दोनों को अगर मैं, इन दोनों एरियाज को अगर मैं आपस में ऐड कर दूं तो मुझे क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा बेटा, मिल जाएगा। तो यहां पर मैं s को दो एरियाज में क्या कर सकता हूं, एरिया, दो एरियाज के एडिशन के साथ लिख सकता हूं। इन दोनों के एरिया कितने होंगे देख लो जरा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होगा 1/2, उसका जो क्या कहते हैं हिंदी में तो आधार इंटू लंब बोलते हैं, तो वो क्या होता है बेस इंटू द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर 1/2 हो गया। अब बेस कितना है, ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, देखो यहां पर ए बी, ये जो ए बी निकाला है तुमने, या फिर इसको यहां लोग क्या कह रहे हैं, ओ ए कह रहे हैं, ओ ए कहां गया, एक मिनट, हाँ यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, 1/AD इंटू बी डी, 1/2, इस ये जो ये वाला ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे निकालना है, ये लोग यहाँ पे निकाले 1/2 AD, तो ये AD हो गया इंटू BD, ये BD हो गया। तो ये दोनों, ये और इसका एक 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या होता है, एरिया निकल आता है। तो AD क्या है तुम्हारा, बेसिकली AD देखो क्या है, AD तो टाइम है ना, AD इक्वल टू क्या है, OC है, तो OC इक्वल टू क्या है, टाइम है, तो T टाइम है, तो AD की जगह T लिखा जा सकता है। और BD क्या है, BD देखो, BD इक्वल टू है तुम्हारा, क्या निकल सकता है, BD की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी हो तो BD की वैल्यू निकालने के लिए तुम BD इक्वल टू बेसिकली है क्या, देखो
बी डी इक्वल टू वी माइनस यू है, बी डी इक्वल टू वी माइनस यू है, बी डी क्या है, वी माइनस यू है। देखो अच्छा नहीं, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए इस इक्वेशन को निकालने, ग्राफ बीटी वाला ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, बीडी की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, वी माइनस यू लिख सकते हैं, लेकिन वी माइनस यू नहीं लिखेंगे, वी माइनस यू इक्वल टू एटी लिखेंगे, वी माइनस यू इक्वल टू एटी होता है ना, तो यहां पर हम लोग बीडी की जगह क्या लिख देंगे, एटी लिख देंगे। ओए क्या है, ओए आपका यू है, देखो ओए क्या है आपका यू है, और ओसी क्या है, ओसी आपका टाइम है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी, तो यहां से क्या निकलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, रिलेशन निकल कर आ जाएगा। ये क्या होगा बेटा, आपका रिलेशन निकल कर आ जाएगा। आ रही बात क्लियरली समझ में इतनी आपको, चलो अच्छी बात है। तो मतलब ये कहने का है कि इन ग्राफ्स को हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ये वाला ग्राफ यहां प्रूफ किया गया, इससे ऊपर वाला ग्राफ मैंने तुमको प्रूफ करके दिखाया, इसी तरीके से तीसरा ग्राफ भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है, कौन सी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी और डिस्टेंस का आपस में क्या है, रिलेशन है। देखो पोजीशन और वेलोसिटी, s का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, तो इसको निकालने के लिए भी सेम यही इन्होंने गणित लगाई है कि डिस्टेंस इक्वल टू, ये डिस्टेंस इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, लेकिन इन्होंने इस एरिया को ओपन नहीं किया, दो अलग अलग एरियाज में नहीं डिवाइड किया, डायरेक्टली इस ट्रेपेजियम का जो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो यूज कर दिया हुआ। डायरेक्ट अगर आपके सामने ऐसा एक ट्रेपेजियम हो तो उसका अगर आपको एरिया निकालना है, वो एरिया कितना होता है, ए प्लस बी अपॉन टू इंटू एच। ए क्या होता है, ये जो दो, इसमें दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाली लाइंस का जो एज लेंथ है, देखो इसमें ए है और बी है, तो इन दोनों एज लेंथ को आपस में जोड़ दो, इनके बीच का जो ये मिनिमम डिस्टेंस है इसको h बोलते हैं, इस h से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आ रहा है उसका वैल्यू को 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके से इन्होंने s का एरिया निकाला है, s इक्वल टू क्या लिखा है, ए बी, तो इसको लिखेंगे ओ ए प्लस दूसरा लिखेंगे बी सी, ओ ए प्लस बी सी अपॉन टू इंटू एच क्या है यहां पर, ये h, ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इक्वल टू ओ सी होगा, और ओ सी क्या है, टाइम है, तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी चीज को यहां पर हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, कैसे कि s इक्वल टू ओ ए की जगह मैं क्या लिख देता हूं, u लिख देता हूं, प्लस ओ सी की बी डी की जगह मैं क्या लिख देता हूं, देखो ओ ए प्लस बी सी लिखा था, है ना, ओ ए प्लस बी सी, तो बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी आपका क्या है भाई, v है, ये पूरा वैल्यू कितनी है, v है, तो v हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दिया गया। h की वैल्यू क्या है, ये h टाइम है, तो यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आया, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे OC कितना है, h कितना है, OC है, ये t लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू u है, और BC की वैल्यू कितनी है, इतनी है। s इक्वल टू मैंने लिख दिया v प्लस u अपॉन इंटू टी अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2s इसको हो गया और यहाँ पर हो गया v प्लस यू इंटू टी हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइम को हटाना है, टाइम को गायब करना है, क्योंकि मैं टाइम नहीं चाहता हूँ इक्वेशन में। अब जैसा कि हमें इक्वेशन जो निकालनी है इसमें, वो निकालनी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टाइम तो रखना नहीं है, तो टाइम को हमें हटाना पड़ेगा। टाइम को कैसे हटाएंगे, इस इक्वेशन से कि ए टी इक्वल टू क्या था, या ए निकाला था जो हम लोगों ने, ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लिखते थे, तो हम लोग टी को इधर भेज देते हैं, ए को उधर भेज देते हैं, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वी माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या करो, आप यहां पे रख दो, तो टी की जगह हम लोग वी माइनस यू अपॉन ए रख देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे हम लोग क्या रख देते हैं, एस की वैल्यू की जगह रख देते हैं या यू प्लस वी अपॉन 2, और टी की जगह लिख देते हैं वी माइनस यू अपॉन ए। तो 2 और a क्या करते हो, दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये 2as आ जाएगा, और u प्लस v और v मतलब v माइनस यू प्लस v प्लस यू, a माइनस b इंटू a प्लस b कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां पर ये क्या होगी, इक्वेशन अपनी क्या हो गई बेटा, प्रूफ हो गई। तो अब आपके पास बेसिकली क्या है, ये 3 इक्वेशंस हैं। कौन सी इक्वेशंस हैं,
ये 3 इक्वेशंस हैं और इन 3 इक्वेशन पे आपको बहुत सारे सवाल इस चैप्टर में पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही। कोई भी एग्जाम हो, मोशन हो रहा होगा तो इन तीनों इक्वेशन से एक टॉपिक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अब ये कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है? अगर तुमसे डिस्टेंस पूछी जा रही है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो सीधी सी बात है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि उसमें एस दे रखा है, उसमें एस की वैल्यू क्या कर रखी है, दे रखी है। तो v माइनस ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन जो है ये, इसको यूज करो या तो थर्ड वाली इक्वेशन को यूज करो। अब अगर टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है और डिस्टेंस पूछी है तो सेकंड इक्वेशन यूज करना। अगर टाइम दे ही नहीं रखा है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दे रखा है, तब थर्ड इक्वेशन यूज करना डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं, अभी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में जाने से पहले एक बात और है, वो और समझ लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। फिर 3-4 क्वेश्चन में करा दूंगा, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ कराऊंगा आपको एक अलग वीडियो में, जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आपके सारे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं वो सारी सॉल्व करा लेंगे, इन बिटवीन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे, और एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर आता है वेबसाइट में उसकी, उसे भी हम लोग उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, बाकी सारी चीजों को समझने से पहले। क्या है वो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तुम समझते हो, जब मोशन सर्कुल में हो रहा हो तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट में उसकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपको चेंज लाना है तो आप चाहें तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करते रहें, तब भी वो उसकी वैल्यू में चेंज आता है, मतलब उसकी ओवरऑल वैल्यू में चेंज आता है। अगर आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज करें तो डायरेक्शन की चेंज की हेल्प से भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब भी वो चेंज, उसकी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू चेंज होती है। या फिर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, या फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, तब भी हम लोग कहते हैं कि वो वैल्यू है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन में है। जैसे वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज ओनली, और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन चेंज ओनली, और विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ चल रहा है, और वो अपनी डायरेक्शन लगातार बदलता रहे और मैग्नीट्यूड में चेंज ना करे, तो हम लोग कहेंगे कि वो मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब बस इतना समझ लो कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, मैं उसकी डायरेक्शन अगर तुम चेंज करोगे तब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा, तब भी वहां पर एक्सीलरेशन या फिर डीएक्सीलरेशन हो रहा होगा। एक बार पढ़ लेते हैं, यही कह रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और बोथ, दोनों की वजह से। इस बात को ये समझाना चाहता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इसका मतलब ये हमसे यहां पर ये कह रहा है कि वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन से या फिर उसके मैग्नीट्यूड के चेंज करने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कुड बी अचीव्ड। ठीक है, अब ये बात यहां पर क्यों कर रहा है? देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन हम लोग समझते हैं कि एक सर्कल के अलोंग अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब जरा ध्यान देखो, सर्कुलर मोशन में एक्चुअली होता क्या है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अपना ए पॉइंट पर, यहां इस ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट ये बैठा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। जब वो इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पर घूमेगा तो इसे बताओ अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी? एक बार बी पे चेंज करेगा, एक बार सी पे चेंज करेगा, एक बार ए डी पे चेंज करेगा, और वापस आके ए पर चेंज करेगा। इसका मतलब है एक रेक्टेंगुलर में वो घूमेगा तो 4 बार अपनी लोकेशन क्या करेगा, वो चेंज करेगा एक साइकिल को कंप्लीट करने में। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं उस रेक्टेंगुलर की जगह वो जो जिस भी सर्कल में घूम रहा है, मान लो एक पार्क में घूम रहा है, अब वो क्या करे, वो हेक्सागोनल ट्रैक में घूमने लगे। तो हेक्सागोनल ट्रैक में देखेंगे हम लोग कि उसे 6 बार अपनी पोजीशन क्या करनी, डायरेक्शन अपनी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है लेकिन 6 बार डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा, तो इसका मतलब है 6 पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, उसकी ओवरऑल वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा।
इसी तरीके से अगर मान लो एक ऑक्टागन में अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है, तो ऑक्टागन में मतलब इसका मतलब क्या होगा कि वो अपनी वेलोसिटी को 8 बार चेंज करेगा, क्योंकि वो 8 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, इस वजह से वेलोसिटी 8 बार चेंज होगी। अब मान लो कि मैं ऐसे ही हेक्सागन, ऑक्टागन, ऐसे ही जो उसमें कट्स हैं उनको मैं और घुमाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, 8 ऑक्टागन की जगह यहां पर और 10 हो जाए, फिर 12 एजेस हो जाए, 20 एजेस हो जाए, 100 एजेस हो जाए, ऐसे ही अगर मैं एजेस को लगातार बढ़ाता चला जाऊं तो फाइनली क्या होगा, फाइनली हमें एक सर्कल मिल जाएगा, जो कि सर्कल क्या होगा, एक्चुअली बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर बना होगा। और उस सर्कल में चलने के लिए उस ऑब्जेक्ट को हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, मोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा है तो वो लगातार अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लगातार हर पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता रहता है और वो हर पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वहां पर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में भी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो देयर इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वो सेम स्पीड से एक सर्कुलर मोशन में घूमना चाहता है तब भी उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन बेटा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन हर पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इतनी बात क्लियरली तुमको समझ में आ गई क्या, इतनी बात तुमको क्लियरली समझ में आ गई या नहीं आ गई, कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। इसीलिए सर्कुलर मोशन पर अगर मान लो कोई एक सर्कल में कोई मोशन हो रहा है और मान लो तुमने एक पत्थर पकड़ रखा है, उसको ईंटे में तुम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, मजे कर रहे हो, तो वो सर्कुलर मोशन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। अब किसी भी टाइम पर तुम क्या करो, उस धागे को छोड़ दो। धागे को छोड़ने से क्या होगा कि वो पत्थर उसी पॉइंट से क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। देखो ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा और जैसे ही तुम उसको छोड़ोगे वो ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब है वो हर पॉइंट पर सीधा चलना चाहता है और वो किसके अलोंग जाता है, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीधा लाइन में अगर चला गया तो वो जिस लाइन पे, इसका मतलब वो चलना सीधा ही चाहता था, लेकिन आपने क्या कर रखा है, उसको एक सर्कल में लगातार क्या कर रखा है, घुमा रखा है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। इसके बारे में इतना ही तुम्हें समझना है, बाकी आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमारा चैप्टर अच्छी तरीके से हमें आता है कि नहीं आता है। इससे पहले मैंने क्विज भी करा दिया है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, आप लोग कह रहे थे कि भाई क्विज करा दो, तो मैंने लाइव क्विज भी करा दिया, उस क्विज को भी देख लेना जाके तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस एस द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्किल वुड बी। एक चीज है जो एक सर्किल में घूम रही है और सर्किल में जब वो घूम रही है तो बताओ सर्किल में वो एक जब पूरी साइकिल कंप्लीट करती है तो पेरिफेरल डिस्टेंस पूरी करेगी, तो एक साइकिल पूरी करने में उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, तो भाई 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस। और मान लो उसको सर्किल में कंप्लीट करने में उसका टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा, तो टी टाइम लगा तो यहां से अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो क्या आएगी, 2 पाई आर अपॉन टी आएगी, 2 पाई आर अपॉन टी आएगी। अब इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है कि अगर कोई एक सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट आधा सर्किल पूरा करता है तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज द कीवर्ड, तो इसे अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 2 पाई आर यहां पे, तो देखो पूरे पेरिफेरल की डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, तो आधे की कितनी होगी, इसकी इसकी कितनी होगी, पाई आर। तो क्या कह रहा है, सर्कुलर पाथ हाफ अ सर्किल जब मूव करेगा तो जो उसकी डिस्टेंस कवर होगी, क्या बेटा, जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी पाई आर, या फिर मैं कह दूं 2 पाई आर का आधा, तो वो क्या हो जाएगी, पाई आर होगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जिस पॉइंट से वो होगा उस पॉइंट के इतनी दूर वो जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच की डायामीटर के इक्वल होगी, और डायामीटर क्या होता है बेटा, 2r होगा। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, एक मिनट, जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन 2, तो पाई आर हो जाएगी, तो ध्यान रखना 2r होगा डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन देखो तुमसे क्या कह रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइस्ट h टू विच इट विल राइज। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, वो कितना ऊपर जा सकती है।
देखो तुम्हें हाइट पूछ रहा है, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर फेंक कर वो कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकती है। तो कोई ऑब्जेक्ट उतना ऊपर तक जाएगा जब तक वो ऊपर जाकर रुक ना जाए, जैसे ही रुकेगा वो नीचे आना शुरू कर देगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी u है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं होगी तब तक वो ऊपर जाता रहेगा, तब तक वो क्या करेगा बेटा, ऊपर जाता रहेगा। और नीचे से ऊपर की तरफ जब तुम उस पर फेंकोगे तो उस पर एक्सीलरेशन काम करेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन काम करेगा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी g, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, g से लिखते हैं। तो अगर कोई फ्री फॉल हो रहा है या फिर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू g लेते हैं, ठीक है। जब ऊपर फेंकेंगे तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो g की वैल्यू -g लेंगे। अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो g की वैल्यू प्लस लेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है मोशन के। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, देखो टाइम तो दिया नहीं है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का आइडिया दिया है, a की वैल्यू दी हुई है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएं, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, नहीं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये s जो होगा ये वही हाइट होगी जिस हाइट पर वो जाएगा, ठीक है, यही वो मैक्सिमम हाइट होगी। ध्यान रखना, किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंकोगे तो वो कितना ऊपर जा सकता है, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जैसे ही वो सबसे टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पर वो रुक जाएगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब फाइनल पॉइंट कहां पहुंचा, जब जीरो हो गई वेलोसिटी, तो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी जीरो मान ली है। तो v की वैल्यू कितनी, जीरो, u की वैल्यू उन्होंने दे रखी है -u स्क्वायर। अब ध्यान रखो, अगर तुमने a की जगह a इज इक्वल टू -g नहीं रखा तो आंसर गलत हो जाएगा। a वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस तरफ तुम फेंक रहे हो अगर उसी तरफ एक्सीलरेशन लग रहा होता तो प्लस में लेते, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अर्थ क्या करती है, अपनी ओर खींचती है चीजों को, तो वो एक्सीलरेट नीचे की तरफ कर रही है, ठीक है, तो माइनस लेंगे। तो यहां पर -2g और जो डिस्टेंस कवर करी है वो h हम लोगों ने मान लो, वही h हम लोग को पूछ रहा है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और h इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। u स्क्वायर अपॉन 2g क्या हो जाएगा, ये u2 अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये b आंसर हो जाएगा। u2 लिखा है वो u स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब है तुम्हें अब लगभग सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बस एक क्वेश्चन ये और है, इसके बाद सारे क्वेश्चन अलग से करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। क्या कह रहा है कि फ्रॉम द VT ग्राफ इट कुड बी इन्फर्ड दैट ऑब्जेक्ट इज इन। देखो फिर से ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, ये V है, ये T है। अब अगर V ऐसे ग्राफ ऐसे बन के आया, इसका मतलब है कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ना हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में ही ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा और ये एक यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, इन यूनिफॉर्म मोशन। ए आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बस इतने ही क्वेश्चंस हो गए, इस चैप्टर में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। तुम इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना, ठीक है, एक बार पूरी वीडियो तुम इस चैप्टर की जरूर देख लेना जो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाई है। हर जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को तुम अपने मन से खुद भी चाहो तो लिख लो, वरना इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स होंगे, सुपर क्लास जैसा हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दियर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां से भी नोट्स डाउनलोड कर लेना, वरना इन वीडियो को देखकर तुम यहां पर इस वीडियो के नोट्स बना लो। इस क्लास की जो ये पीपीटी है पीछे वाली, ये पीपीटी भी मैं तुमको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो, तो प्लीज कमेंट करके बताना। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके बताना, और जो अच्छे से समझ में आ गए वो कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यूं ही सुपर क्लास के साथ मिलकर एक सुपर स्टूडेंट के तरीके पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।